क्लास 10th के मैथ के इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके क्लास 10th का मैथ और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए पढ़ना शुरू करेंगे। अब मैथ में हम लोग का रणनीति क्या होगा कि मैथ का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन सा बुक मैथ में पढ़ना चाहिए, ये सभी चीजें मैं आपको पहले जानकारी दे चुका हूं। अब हम लोग एक एक चैप्टर लेकर और चैप्टर का कॉन्सेप्ट, थ्योरी और उस थ्योरी से किस रूप में पीछे प्रश्न आया है, ये सबसे जरूरी होता है समझना। और उस थ्योरी से इस साल किस रूप में आपके पेपर में प्रश्न बनेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, बिल्कुल बेसिक से चैप्टर वाइज हम लोग मैथ समझेंगे। अगर जो विद्यार्थी इस सीरीज का इसका मैं पूरा एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जो जो क्लास आएगा अगर पूरा आप देख लेते हैं तो मैथ में आसानी से आपका 100 में 100 आएगा, चाहे आप मैथ कुछ भी पढ़े हो नहीं पढ़े हो। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज रियल नंबर हम लोग शुरू करें। मैं बोला कि जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़े होंगे मैथ, वहां से हम लोग शुरू करेंगे और जहां तक प्रश्न पूछा जाएगा उस लेवल तक की प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आपका चैप्टर है क्लास 10th के मैथ का रियल नंबर। मैथ है तो पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाएगा, हमेशा मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके रख के तब एक एक चीज सीखिए। तो वास्तविक संख्या, तो इससे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिस जिस कॉन्सेप्ट से आता है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवीजन करेंगे और उसी कॉन्सेप्ट के नीचे उस पर जिस रूप में प्रश्न आया इस साल, जिस रूप में प्रश्न पूछा जाएगा, पूरा हम लोग सीखते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो संख्या पद्धति में आपका क्या गया, वास्तविक संख्या। और संख्या पद्धति जब आप मैट्रिक का सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में लिखेगा क्या, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और संख्या पद्धति से आपका 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, ये सिलेबस है। अब 10 अंक का मतलब आप जानते हैं, आपसे दोगुना प्रश्न पूछा जाता है, मतलब आधा छोड़ना है आधा बनाना है, अर्थात कि 20 अंक का टोटल प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर, एक क्लियर समझते चलना है। तो संख्या पद्धति जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, मतलब आपके दिमाग में आएगा कि संख्या पद्धति सिलेबस में क्यों लिखा, क्योंकि नंबर सिस्टम का अर्थ क्या होता है कि संख्या को लिखने का तरीका, कि संख्या को कैसे हम लोग लिख सकते हैं। अब याद कीजिए 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे उसका दशमलव प्रसार दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, फिर कैसे उसको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। मतलब संख्या के लिखने का जो तरीका होता है, संख्याओं के बारे में जहां पे अध्ययन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है अंक। जब भी आपसे अंक अर्थात की डिजिट की बात हो तो समझिएगा वो क्या कर रहा है कि 0 से लेकर 9 तक मैथ में पूरा कितना भी अंक, कितना भी बड़ा संख्या अपने को लिखना हो तो इसी का हम लोग उपयोग करते हैं, 0 से लेकर 9 तक। तो इसे अंक बोलते हैं। बिल्कुल मैं बोला कि लो लेवल से, जहां से कोई विद्यार्थी कुछ नहीं जानता होगा, और वहां से आगे देखते चलेगा किस लेवल के प्रश्न हम लोग यहाँ पे आज ही के क्लास में कवर करेंगे। और उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर सिस्टम में। तो बेसिक सी बात है, संख्या तो अंक का समूह हम लोग लिख देंगे, संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे लिखा 9, फिर हमने लिखा कॉमा लेकर 1, तो ये 9 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये अंक है। और इसी को हमने कॉमा हटा के इस तरह लिख दिया तो ये 91 क्या बन गया, संख्या बन गया। अब यहां से हम लोग का प्रश्न बनेगा, ध्यान से समझिएगा। अब प्राकृत संख्या देखिए, प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर, मतलब गिनती की संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या बेसिकली हम लोग कहां से शुरू करेंगे, किसी को मान लीजिए काउंट करना है तो हम लोग 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं। 0 1 2 3 4 थोड़ो काउंट करेंगे। अगर 0 से काउंट करें तो जिसको 0 काउंट कर दे उसका काउंट ही नहीं हुआ। तो गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो जब भी प्रश्न में आगे एडवांस लेवल पर हम लोग चलेंगे तो ये कहेगा कि किसी प्राकृत संख्या के लिए मान लीजिए 2n, तो 2n का मतलब n के जगह पर क्या रखना है, 0 नहीं रखना है। 1 2 3 4 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। तो प्राकृत संख्या दिमाग में बैठा लीजिए, छोटा सा बात है, नेचुरल नंबर अर्थात की गिनती की संख्या जो 1 से शुरू होता है। अब आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है, जितना बड़ा लिख दीजिए उतना बड़ा संख्या बन जाएगा। अब इस पे प्रश्न किस रूप में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछा है और इस साल किस रूप में प्रश्न पूछा जाएगा, ये चीजें यहां पे ध्यान से समझते चलिएगा। अब ये देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया था 2022 में एनुअल एग्जाम और प्रथम पाली में। आपका एग्जाम जानते हैं 2 पाली में होता है, तो ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो ये प्रश्न आपके लिए बउआ टाइप प्रश्न हो गया। सबसे स्मॉलेस्ट आपसे नेचुरल नंबर पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोग चर्चा की है कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है, 0 है, नहीं है। -1 है, नहीं है। क्या है सर, 1 है। तो आप क्या आंसर इसका टिक करके आते, ऑप्शन सी। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी, मतलब कि 1। और सबसे बड़ा पूछे तो अनंत। तो देखिए जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट पे किस रूप में प्रश्न पूछा है और इसी रूप में आगे भी प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी हम लोग सीखते चल रहे हैं ताकि वो चीजें आपके दिमाग में क्लियर होते चलो। और आप अगर कॉपी पे भी नोट डाउन कर रहे हैं तो आपका एक शानदार नोट्स तैयार हो जाए।
अब यहां पे देखिए, यही प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है। देख रहे हैं यहाँ पे 2020 में यहाँ पे एनुअल एग्जाम में आपका सेकंड पाली में 21 में फिर एक प्रश्न आया है, करे कि दो लगातार संख्याओं का मौसा। तो जब भी दो लगातार संख्या की बात करें, मतलब दो लगातार संख्या की बात करें, मतलब कि नेचुरल नंबर की बात करें, कोई दो लगातार संख्या लेकर और उसका मौसा निकाल दीजिए। मौसा का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है। ऐसे आगे हम लोग मौसा निकालना इसी चैप्टर में पूरा हम लोग सीखेंगे, अभी बेसिक से सीखते चलिएगा। तो ये भी जो पूछा है दो लगातार संख्याओं का मौसा, या ये पूछे दो लगातार प्राकृत संख्याओं का मौसा, दोनों बात सेम है। तो कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिए प्राकृत, जैसे मैंने ले लिया 10 11, तो इसका मौसा इसमें क्या हाईएस्ट कॉमन है सर? 1 है। कोई भी लगातार लेना है, ये नहीं कि 10 12 कहिएगा सर ये दोनों प्राकृत संख्या है, लेकिन क्या ये लगातार है? नहीं है। लगातार के जैसे हम लोग बात करें तो 91 92 ये हो गया, इसका भी मौसा दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है? 1 है। तो इसका भी आंसर क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। तो ये प्रश्न देख लीजिए कई बार पूछा गया, इस साल भी ये पूछा जा सकता है। तो नेचुरल नंबर से इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने 2 कराया, आगे अभी तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट पे बता रहा हूं कि इस रूप में इस कॉन्सेप्ट को, चूंकि देखिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्राकृत संख्या किससे कहते हैं, पूर्ण संख्या किससे कहते हैं, ये सभी तो वो पूछेगा। उसे प्रश्न में उसका एप्लीकेशन किस तरह करते हैं, उसका यूज करके प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं, ये चीजें सीखना जरूरी है, वो मैं बता रहा हूं। आगे जो पूरा ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट जब हो जाएगा फाइनल, तो पूरा हम लोग इस लेवल का इस साल जो पूछा जाएगा प्रश्न, वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा पढ़ेंगे। अभी ध्यान से सीखते चलिएगा। अब आता है सर पूर्ण संख्या, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है कि जो प्राकृत संख्या था उसमें 0 लगा दीजिए, मतलब ये 0 से शुरू होगा। ठीक है, यह संख्या किससे शुरू होता है? 0 से, तो उसे पूर्ण संख्या। अब आपसे प्रश्न पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते हैं, जितना बड़ा लिख देंगे उतना बड़ा हो जाएगा। और दूसरा जानकारी क्या मिल गया कि सभी प्राकृत संख्या, इस बात को ध्यान से समझिएगा, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा? नहीं होगा। मतलब देखिए जितना प्राकृत संख्या, यही तो प्राकृत संख्या था, ये सारा पूर्ण संख्या हो रहा है, लेकिन ये पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में आएगा? नहीं आएगा। तो ये भी प्रश्न बनता है, इसको भी समझते चलेंगे। और एक यहीं पे देख लेते हैं, फिर प्रश्न पे आएंगे। एक आता है आपका पूर्णांक। और पूर्णांक की बात करें जब भी प्रश्न में पूर्णांक शब्द का यूज कर दे इंटीजर्स का, तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जितना भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, मतलब जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव आपका नंबर है, इसलिए पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर, सबको कंबाइंड कर देंगे तो हमारा पूर्णांक बन जाएगा। मतलब माइनस इन्फिनिटिव से बढ़ते बढ़ते 0 और इससे आगे बढ़ के प्लस इन्फिनिटिव तक सारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक। मतलब पूर्णांक में क्या होता है कि सभी संख्याओं का समूह हो गया, आपका नेचुरल नंबर भी हो गया, ऋणात्मक संख्याएं भी हो गई, धनात्मक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्या भी हो गया, ये सभी चीज आ गया। अब देखिए 0 को धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी माना जा सकता है। मतलब आपसे ये पूछेगा कि -3 कौन सा पूर्णांक है, आप कहेंगे सर निगेटिव इंटीजर है। अपने से पूछे कि +2 कौन सा पूर्णांक है, आप कहेंगे सर पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन यहीं पे ये पूछे कि 0, तो 0 को आप अगर कहें निगेटिव है तो बिल्कुल निगेटिव है, पॉजिटिव है तो बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 2 है, 2 में से 0 घटा देंगे तभी 2 ही रहेगा, और 0 जोड़ देंगे तब भी क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। अब चलिए मूल जहां से प्रश्न नहीं आया मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, ऐसा हो ही नहीं सकता है, परिमेय संख्या से। देखिए हर एक साल किसी साल का आप क्वेश्चन उठा लीजिए, प्रश्न पूछा ही जाएगा। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या मतलब कि वैसी संख्या है जिसे हम लोग अंश बटा हर अर्थात कि P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं है 0, मतलब कि नीचे वाला। देखिए जैसे मान लीजिए हम P बटा Q लिख रहे हैं, तो P हमारा क्या है सर? अंश है। Q क्या है? हर है। तो हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर नॉट 0। ठीक है, अंश 0 हो सकता है, हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5/4 ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में लिखा गया है, Q बराबर नहीं है 0। -1 ये भी परिमेय संख्या है कि ये भी P बटा Q के रूप में। कैसे है? इसके नीचे बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। इसके भी नीचे क्या है? 1 है। तो ये सभी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से खूब प्रश्न आता है, क्योंकि परिमेय संख्या का आगे दशमलव प्रसार में हम लोग सीखेंगे आगे, जब अभी तो 1.1 का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग चैप्टर 1.2 में जाएंगे तो वहां पे सीखेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, नहीं तो अशांत होगा, तो क्या होगा? आवर्ती होगा। पूरा चीजें सीखेंगे, अभी ध्यान से बेसिक बात समझते चलिएगा। ये भी प्रश्न देखिए पूछा गया था 2019 में कंपार्टमेंटल में कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। ऐसा प्रश्न हर एक एग्जाम में, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, चाहे आपका फर्स्ट टर्मिनल होगा या आपका सेंटअप एग्जाम होगा या मॉडल पेपर आएगा, एक प्रश्न ऐसा रहेगा ही रहेगा।
तो यहां पे कह रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पी बटा क्यू वाला फॉर्मेट में चेक कर सकते हैं, और दूसरा दशमलव प्रसार से भी चेक कर सकते हैं। और दशमलव प्रसार शांत कब होता है, जब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, तो वही बात है। तो देखिए √5 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसका पूरा पूरा निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये तो ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए 4 माइनस √14, यहां पे √16 का निकलेगा तो कितना निकल जाएगा, 4। और 4 क्या है, पी बटा क्यू के रूप में है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसलिए कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह अगर रूट में संख्याएं रहे तो ध्यान से पूरा रूट निकाल कर देखिएगा, अगर पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए तो आप समझिए कि वो परिमेय है, नहीं निकलता है तो अपरिमेय है। जैसे एक और प्रश्न है, यहां पे देख लीजिए 2022 में प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। अब आप लोग उत्तर दीजिए, इसमें से कौन परिमेय संख्या है। कहेगा सर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, बिल्कुल। 25 का निकालिएगा 5 हो जाएगा, √5 का निकलेगा नहीं, ये सब अपरिमेय है। देख लीजिए, ध्यान से चीजें समझते चलिएगा। जो कॉन्सेप्ट उस पे किस रूप में प्रश्न पूछा गया है ये हम लोग पूरा यहाँ पे सीख लेना, फिर जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो किस रूप में प्रश्न आएगा उस लेवल की प्रश्न हम लोग सीख लेंगे। सब्जेक्टिव भी पूरा, और आप लोग का डिमांड आएगा, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो पूरा सब्जेक्ट का इसी तरह क्लासेस शुरू कर दिया जाएगा, और एक लाइव क्लास का टाइम आपको दे दिया जाएगा। अभी तो ये वीडियो क्लास के रूप में आप देख रहे हैं। कहते हैं निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। अब देखिए ये प्रश्न, देखिए कई बार पूछा गया प्रश्न, यहां पे देख रहे हैं ना। अब इसमें ध्यान से हम लोग देखें तो √3 क्या है, अपरिमेय है। रूट देखकर सिर्फ अपने को डिसाइड नहीं करना, इसलिए मैं हर एक टाइप का प्रश्न आपको सिखा रहा हूं। यहां पे भी अपरिमेय, √6 का पूरा पूरा निकलेगा, नहीं निकलेगा। लेकिन यहां पे भी रूट है, बट सर यहां पे √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। और 2 कौन संख्या है, 2 इज अ रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या, क्योंकि इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां क्यू बराबर नहीं है 0। तो ये चीजें आपने समझा, ध्यान से बेसिक बात है पूरा। अगर आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे, क्लास को पूरे स्क्रीन मोड में रख के, और एक एक चीज रोक रोक के हर एक चीज समझ रहे होंगे, देखिएगा मैथ आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। अब जैसे ही एग्जाम तक हम लोग जाएंगे, दिसंबर तक पूरा मैथ खत्म कर देंगे, मैथ में आसानी से आपका 100 में 100 स्कोर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी अपरिमेय नहीं है। जब भी पूछे कि अपरिमेय नहीं है, मतलब क्या पूछ रहा है कि कौन परिमेय है, वही बात है। वास्तविक संख्या चैप्टर है, वास्तविक संख्या में 2 ही संख्याएं होती है, परिमेय अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय को मिला देते हैं तो वास्तविक संख्या बनता है। तो अपरिमेय नहीं है मतलब कौन परिमेय है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आइए चेक करते हैं, देखते हैं। तो ये होगा, नहीं होगा। यहां पे देखिए √64 बट्टा में √81, तो 64 का निकालिएगा तो हो जाएगा 8, और 81 का निकालिएगा तो 9। ठीक, तो यही हो जाएगा। यहां पे देखिए 21 7 से कटा भी रहे आप, तो 7 तिरका में 21 नहीं निकल पाएगा, ये भी नहीं निकलेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन ए। ध्यान से कभी भी क्लास को देखिए, जो प्रश्न आ रहा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स इसीलिए कमेंट में देते चलिएगा। करें, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, यहां से आपको पता चलेगा कि प्रश्न इस साल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना बारी पूछा गया है। तो 2 परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या हम लोग अनगिनत निकाल सकते हैं। आप 9th में भी ये सीखे होंगे, कई सारे तरीका है। तो इसलिए आंसर जब भी ये प्रश्न आए, आंसर याद रखिएगा क्या होगा, अनंत होगा। सीखते चलिएगा। तो परिमेय संख्या से इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए अगला जो हमारा है अपरिमेय संख्या, मतलब कि इरेशनल नंबर। तो सीधे परिमेय के उल्टा अपरिमेय अ जुट गया। तो परिमेय में हमने क्या सीखा कि वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब अपरिमेय में सीधे उसका उल्टा चलेंगे, मतलब वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां क्यू बराबर नहीं है 0, या इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। अब यहां पे देखिए, जैसे कि √3 √2 जिसका पूरा पूरा रूट नहीं निकले। अच्छा, यहां पे इससे खूब प्रश्न आता है, क्या है, पाई है। पाई कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी पूछेगा पाई कौन संख्या है, तो पाई इज एन इरेशनल नंबर। बट पाई का मान जो हम लोग अप्रोक्सीमेट में लेकर चलते हैं 22/7, ये आपसे पूछे कि 22/7 कौन संख्या है, तो आप क्या कहिएगा, परिमेय है। क्यों, क्योंकि ये पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया है, जहां क्यू बराबर नहीं है 0। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर, बट 22/7 इज रेशनल नंबर। दोनों में समझ में आ रहा है, चीजें समझते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपसे कह रहा है यहां पे कि √3 और √5 कौन संख्या है। तो √3 तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, कहेंगे सर अब बहुआ टाइप प्रश्न हो गया। √3 एंड √5 इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि निम्न में से कौन अलग है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अब कौन अलग है, तो देखिए 3/5 क्या है, परिमेय है।
अच्छा, √16/√4 क्या है यहाँ पे देखिए, तो ये भी 4 से कट जाएगा, 4 मर्त में 4 का रूट निकालेंगे सर 2, तो ये भी परिमेय है। ये कौन संख्या? अपरिमेय है। ये क्या है? परिमेय। तो कौन अलग है? 3 परिमेय है। इस तरह बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछ रहा है। एक अपरिमेय है तो यही अलग है, किसी को आंसर कर देंगे। तो मैथ में यही है कॉन्सेप्ट। अगर आपको आता है, 10th के परीक्षार्थी है, गुना भाग करना जो घटाव आपको मालूम है, बस कॉन्सेप्ट पे बताइए, बैठाकर और मैथ का आंसर निकाल लीजिए। ऐसे पूरा मैथ का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। हम लोग इसी तरह पूरा बेसिक टू एडवांस चीजें सीखते चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए 2023 में ही पूछा था द्वितीय पाली में। अब आप लोग बताइए कौन इसमें से अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 49 का वर्गमूल निकालेंगे सर 7, 36 का निकालेंगे 6, 16 का निकालेंगे 4, 27 का निकलेगा 3√3, फिर √3 बच ही जाएगा, तो इसीलिए यही क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का अगर पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक जगह पे लिख दिए तो वास्तविक बन गया। वास्तविक में परिमेय भी आएगा, अपरिमेय भी आएगा। अब इससे देखिए एक बार प्रश्न पूछा था कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? क्या सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या में क्या आता है? परिमेय भी आता है, अपरिमेय। यही आपसे प्रश्न पूछे कि परिमेय, देखिए अब यहां पे चीजें आप समझ लेंगे, ये बड़ा मतलब कि कॉन्सेप्ट पे इससे खूब प्रश्न आता है। अब देखिए ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, ठीक। अब इसके 2 भाग हैं, एक तो इसमें रेशनल नंबर हम लोग लिखते हैं, एक हमारा इरेशनल नंबर लिखते हैं, ठीक। तो अब देखिए रियल नंबर में सभी परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? वास्तविक। इस तरह चलेंगे तो सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक होगा। लेकिन क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय होगा? नहीं, इसमें अपरिमेय भी है। क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें परिमेय भी है, ठीक है। मतलब इस तरह रिलेशनशिप बनेगा, लेकिन सीधे उल्टे आएंगे तो रिलेशनशिप नहीं बनेगा। तो वही कह रहा कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या? नहीं है, ऑप्शन नहीं। यही उल्टे पूछता कि क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या? तो कह देते हैं, ठीक। तो इसे 3 प्रश्न बन सकता है, एक तो ए, और दूसरा पूछेगा कि क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक है? तो हाँ। ये पूछे कि क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक है? तो हाँ, ठीक है। तो ये 3 टाइप के प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ये आपसे पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिए यहां पे। अब संख्या रेखा जो 9th में हम लोग पढ़े थे, संख्या रेखा आप 8 से 7th में थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। संख्या रेखा क्या होता है? एक नंबर लाइन होता है जिसपे 0, इधर माइनस, इधर प्लस, सभी संख्या हम लोग दिखा सकते हैं। इस पे √3 भी दिखा सकते हैं संख्या रेखा पर, और इस पे 2/7 को भी दिखा सकते हैं, -7 को भी दिखा सकते हैं। मतलब कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या होगा? एक वास्तविक संख्या हो जाएगा। क्या होता है? एक वास्तविक संख्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चीजें ध्यान से समझते चलिएगा। सम संख्या से खूब प्रश्न पूछा जाता है। यहां पे देख लीजिए कितना बारी पूछा गया प्रश्न। सम संख्या इवन नंबर बहुआ टाइप कॉन्सेप्ट है कि जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित है। पूरी तरह विभाजित का मतलब बिना दशमलव में गए शेषफल कितना बचे? 0 बचे। बिना दशमलव गए शेषफल 0 बचे, तो सम संख्या हो जाएगा। अब सम संख्या से देखिए खूब प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि यहां पे एक प्रश्न देखिए कितना बारी पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन सा है? अब पूर्णांक कह रहा है, मतलब पूरा अंक लीजिए 1 2 3 4, और m के लिए पूर्ण सम संख्या। तो सम संख्या देखिए अगर m+2 लेंगे, m की जगह पर 1 बैठाएंगे 3 हो जाएगा। क्या मिलेगा? विषम संख्या। फिर 2 लेंगे तो सम मिलेगा, फिर 3 लेंगे फिर विषम मिल जाएगा। 2m+1 लेंगे तो m की जगह पर 1 रखिए तो 2 एकम 2 1 3 विषम मिल गया, पहले ही छोड़ देंगे। कह रहा है कि सम संख्या के रूप का होना चाहिए। 2m लेंगे तो 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 सम मिला, 2 लेंगे 2 दूनी 4 सम मिला, 3 लेंगे 2 3 6, मतलब कुछ भी रखेंगे सम ही मिलेगा। तो 2m के रूप का होगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। 2m-1 भी आप चेक कर सकते हैं। 2 एकम 2 और 1 घटाइएगा तो 1 विषम मिल गया पहले ही, तो यहां से भी आप चेक कर सकते हैं। कह रहा है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो HCF मोटा मोटी मैंने शुरू में ही समझा दिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में सबसे अधिकतम कॉमन हो। अब 2 क्रमिक सम संख्या मतलब लगातार लेना है। जैसे याद कीजिए प्राकृतिक संख्या में हम लोग सीख रहे थे वैसे ही। तो लगातार जब हम लोग लेंगे सम संख्या, जैसे हमने लिया 2 और 4, ये लगातार सम संख्या है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है? 2 है। अब इन्हें कि 2 और 10 कहिएगा, ये भी तो सर दोनों मतलब कि आपका प्राकृतिक संख्या ही है। या 2 और 12, या सीधे ले लिए सर 12 और 24,
तो ठीक है सम संख्या है बट लगातार है नहीं। प्रश्न क्या करें कि लगातार क्रमिक क्रम से हो। अब जैसे कोई भी संख्या लीजिए, 12 ले लीजिए या 100 ले लीजिए या 102 ले लीजिए, तो ये दोनों सम संख्या, इसका एचसीएफ क्या होगा 2। तो यहां से हमने क्या सीखा कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मौसा 1 होता है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। तो बेसिक से बातें समझते चलिएगा। तो इस तरह सम संख्या भी हम लोगों ने समझा और किस रूप में प्रश्न आता है। अब देखिए विषम संख्या क्या कह रहा है, ऑड नंबर कह रहा है कि यह संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होगा, सम के उल्टा, मतलब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, दशमलव में आपको जाना होगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब इसमें भी खूब प्रश्न आता है। जैसे यही प्रश्न देखिए पूछा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव में कुछ भी आप मान लीजिए 1 2 3 4 कुछ भी m का मान, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा, एक रख के चेक कीजिए, आसानी से पता चल जाएगा। एक हमने रखा 4 एकम 4 प्लस 2 6 हो गया, ये विषम हुआ नहीं हुआ, सम हुआ। अच्छा यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 8, 4 एकम 4 1 5 यही होगा। 2 भी रख के चेक कर सकते हैं, 4 दूनी 8 1 9, 3 रखेंगे 4 3 12 1 13, हमेशा क्या आएगा विषम आएगा। m का कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखेंगे हमेशा इसका आंसर क्या आएगा विषम संख्या आएगा। तो ये समझते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करे दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ। चलिए ये भी सीख लेते हैं। देखिए हर एक टाइप का प्रश्न, तो दो कोई भी क्रमिक विषम संख्या लीजिए, 1 3, दो लगातार विषम संख्या है, क्या कॉमन होगा 1, 5 7 क्या कॉमन होगा सर 1, 11 13 क्या कॉमन होगा 1 होगा। ठीक है, तो दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। तो ये भी आपने प्रश्न सीखा। आज के क्लास से तमाम प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में कोई भी एग्जाम आप देंगे देखिए बनेगा। देखिए आभास संख्या से देखिए कितना प्रश्न पूछा जाता है। आभास संख्या मतलब प्राइम नंबर, अर्थात कि जो संख्या एक और अपने आप को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटे उसे हम लोग बोलते हैं आभाज्य संख्या। तो ये क्लियर आपको समझना है। आभास संख्या का मतलब वैसी संख्या जो सिर्फ एक से कटे, एक से तो दुनिया की हर संख्या कटती है और अपने आप से कटे, बाकी किसी से भी उसमें भाग नहीं लगे, मतलब जिसका आभाज्य गुणनखंड कितना हो 2 हो, एक और एक खुद संख्या। जैसे सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 और 2 को हम लोग क्या बोलते हैं सम आभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं सम आभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर। क्योंकि जितने भी सम संख्याएं हैं वो सभी क्या होती है भाज्य होती है, सभी कट जाएगा 2 से, क्योंकि सम संख्या का परिभाषा ही होता है कि 2 से चीजें कटेगा। लेकिन 2 एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी क्या है अभाज्य है, क्योंकि देख लीजिए 2 सिर्फ 1 और 2 से कटेगा। तो सबसे छोटी जब भी पूछे अभाज्य संख्या तो 2 होता है। अब देखिए निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कहेंगे सर ये तो पहचानना काफी आसान है, देख लेंगे वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी से नहीं कटे। तो चलिए चेक करते हैं। 29 देखिए क्या है अभाज्य है, 1 और 29 को छोड़कर किसी से कटेगा नहीं कटेगा। 25 5 से कट जाएगा, 16 4 से, 15 3 और 5 से कट जाएगा। ध्यान से चीजें सीखते समझते चलिएगा। कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा एचसीएफ क्या होगा, मतलब कि मौसा क्या होगा। तो देखिए चूंकि अभाज्य संख्याएं किसी से भी नहीं कटता है, सिर्फ किससे कटेगा एक और अपने आप से, तो उसमें क्या कॉमन होगा 1 ही होगा। कोई भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या लेंगे तो उसका हमेशा एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ध्यान से बात अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके ध्यान से चीजें समझते चलिएगा, क्योंकि बेसिक क्लास और यहां से देख रहे हैं कितना प्रश्न पूछा गया है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है आपसे यहां पे कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम मान लीजिए हम लोग मतलब उसका एक तो फैक्टोरियल करके उसका पूरा गुणनखंड निकाल के निकालते हैं, एक एचसीएफ निकालेंगे, बाकी जो बचेगा उसमें गुणा कर देंगे। तो ये कुछ किसी आभाज्य संख्या क्या है जो किसी संख्या से कटेगा ही नहीं, सिर्फ एक और अपने आप से कटेगा, तो उसका एलसीएम क्या होगा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो दो आभाज्य संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। एक क्लियर समझ के रखिए, फिर से रिपीट मैं कर दे रहा हूं कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछेगा तो 1 होता है, एलसीएम पूछेगा तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्या पी और क्यू है तो उसका एलसीएम एचसीएफ पूछ दे 1, एलसीएम पूछ दे तो आप क्या बोलेंगे पी गुने क्यू, मतलब पी क्यू के बराबर होगा। उसी तरह प्रश्न कर रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का एलसीएम ए गुने बी के बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अब आते हैं भाज्य संख्या पे। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होता है कि सीधे उसके उल्टा कि मतलब कि जो अभाज्य नहीं हो, अर्थात कि जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से कट जाए वह अभाज्य होता है।
जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से कट जाए वो क्या होगा, अभाज्य होगा। अब जैसे कि यहां पे देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 4, क्योंकि देखिए एक तो भाज्य अभाज्य है, क्योंकि एक सिर्फ एक से कटता है तो वो ना भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि अभाज्य होने के लिए भी संख्या का 2 गुणनखंड होना चाहिए। 2 क्या था हमारा, समअभाज्य था। 3 क्या था, अभाज्य था। लेकिन 4 क्या है, 1 और 4 से कटेगा, लेकिन इसका अतिरिक्त 2 से भी कटेगा। तो ये कौन संख्या है, अभाज्य संख्या, मतलब कि प्राइम। अच्छा, और ये कंपोजिट नंबर है। और इसका नाम देखिएगा, कभी कभी चीजें मतलब कि इसके हिंदी में ट्रांसलेट कुछ भी कर, कभी संयुक्त संख्या पूछ देगा, कभी कुछ, लेकिन इंग्लिश में देखिएगा तो कंपोजिट नंबर हमेशा लिखा रहेगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4। अब देखिए यहां पे लिखा गया कि सबसे छोटी, प्रश्न पूछा है देख लीजिए कई बार, कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, तो 2 गुने 4 बराबर 8। देख लीजिए कहां पे दिया गया है। तो अगर कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे तो कहेंगे ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। आगे देखिए, कह रहे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य है पहले, तो भाज्य में लिख दे रहा हूं 4, मतलब कि कंपोजिट नंबर। और सबसे छोटी अभाज्य हमारा कितना है, 2, तो इसका HCF, दोनों में क्या कॉमन है, 2 है, 2 से दोनों कट जाएगा। तो देख रहे हैं किस तरह प्रश्न पूछ रहा है कॉन्सेप्ट पे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही बात यहां पे मैं लिख दिया हूं कि 1 9 तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। एक क्या है, प्राकृत संख्या है। 1 से 100 तक पूछेगा, इसका एपी वगैरह में यूज खूब पड़ता है। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होता है, मतलब कि 1 से 100 के बीच में। 1 से 15 तक अभाज्य संख्या काउंट कीजिएगा तो 15, और 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या 10 होता है। और 2 क्या है, एक समअभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्या से भी खूब प्रश्न आता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे या क्वेश्चन बैंक नामक पुस्तक आता है उसको रखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना महत्वपूर्ण चीज हम लोग रियल नंबर से पढ़ रहे हैं। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, मतलब उसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्या में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। मतलब कि इसमें भाज्य अभाज्य से कोई मतलब नहीं है। 2 संख्या, 2 से अधिक संख्या का ग्रुप हम लोग लिख दिए और उसमें अगर मान लीजिए उसमें सिर्फ एक ही से वो कट रहा है, मतलब उसका एक के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो सहअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देखिए 2 3 हमने लिखा, एक इसको छोड़कर किसी भी संख्या से दोनों कटेगा नहीं। 7 8 23 हमने लिखा। अच्छा मैं एक और यहां पे आपसे पूछ लूं, देखिए 15 है और यहां पे 21 है, ठीक है, और यहां पे देखिए 22 है। तो 15 और 22, 15 भी भाज्य है और 22 भी क्या है, भाज्य है। लेकिन ये आपस में क्या है, सहभाज्य है, क्योंकि इसमें सोचिए कि एक को छोड़ दीजिए तो किसी भी संख्या से कटेगा, दोनों संख्या नहीं कटेगा। तो ये होता है सहभाज्य, मतलब कि आपस में क्या हो, कोई भी उसका एक अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं हो। जैसे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है, को प्राइम है, तो यहां पे देखते हैं ये तो 7 से कट जाएगा। 18 और 25 देखिए, अच्छा 13 52 तो ये भी कट जाएगा 13 से। 21 और ये 3 से कट जाएगा, 7 त्रिका से भी कट जाएगा। तो ये 18 25 जो है ये आपस में एक को छोड़कर किसी से भी कटेगा नहीं कटेगा, तो इसलिए क्या है, सहअभाज्य का ग्रुप है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां से देखिए शुरू हो रहा है हमारा मेन चीज, यूक्लिड विभाजन। अब तो हमारा नंबर सिस्टम था तो उसको हम लोगों ने देखा। अब यहां से आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम शुरू हो रहा है और इस पे आधारित हम लोग देखिए पूरा यहाँ पे आपके लिए नोट्स है, पूरा इस पे आधारित हम लोग प्रश्न वगैरह अब सीखेंगे। तो अभी पूरा मैंने संख्या कितना रूप का संख्या होता है और उससे जो कि प्रश्न पूछा जाता है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में वो मैंने आपको सिखा दिया। अब अगले क्लास में पूरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न पहले थ्योरी के साथ हम लोग सीखेंगे। ऐसे ही क्लास आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कौन सा क्लासेस कब आता है इसके लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या उस पे AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम सर्च करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे सारा PDF नोट्स वगैरह कौन सा क्लासेस कब आता है पूरा आपके लिए सेंड किया जाएगा। अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक समय कमेंट कर दीजिएगा, उस समय पे हम लोग डेली लाइव चीजें सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक इसका नोट्स वगैरह तैयार रखिए और पूरा सोशल मीडिया हैंडल से ज्वाइन हो जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।